पे ये इसकी वो है डेफिनेशन है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल क्या चीज है? ऑपरेशंस बाय व्हिच रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, मतलब जितना भी आपके पास नॉलेज है, जितना भी आपके पास लिटरेचर, जितने भी आपके पास पब्लिश रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन रेंज अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। और एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, किस जब इसकी हम साइटेशन करते हैं एपीए स्टाइल से या वैनकूवर स्टाइल से, थोराबियन स्टाइल से, जिसमें ऑथर, जिसमें एडिशन, जिसमें टाइटल, जिसमें पेजेस, ये सारी चीजें मेंशन होती है। बिब्लियोग्राफी के अंदर वो कुछ भी नहीं होता, ये टेक्स्ट होता है, ये इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, अबाउट बुक्स एंड अबाउट अदर रीडिंग मटेरियल, ठीक है, जिसमें उसका ऑथर, टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं। गॉट इट? वॉइस कट कट के आ रही है, सिग्नल इशू हो सकता है, और इसलिए मैं देखें छत पर आके बैठ गया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत प्यारी हवा भी चल रही है यहाँ पे, मौसम भी काफी चेंज हो गया, बट यही था कि मैंने कहा भी विल ट्राई आज कवर भी हो जाए, बिकॉज़ दिस इज लास्ट ऑफ द स्कूल। बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज टॉपिक, ठीक है। द अपकमिंग टॉपिक इज मशीन रीडेबल सोर्सेज। जल्दी जल्दी फिर उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि उसमें स्लाइड्स ज्यादा हैं। वॉइस कट कट के आ रही है अफशा, अभी भी कट कट के आ रही है, नेट इशू है। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ भी है यही मसला है, इवन स्लाइड्स भी बहुत देर से चेंज होते हैं, और बट समटाइम्स ये पोर्टल की तरफ से भी होता है, और समटाइम्स आपके जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस वो है प्रोवाइडर्स है 4G वाईफाई यूज कर रहे हैं डिफरेंट, तो इस वजह से भी ये चीजें हैं। अच्छा, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल क्या है? इंफॉर्मेशन कंट्रोल। आवाज अभी आ रही है मेरी कि नहीं? मुझे जरा कोई फीडबैक करिए, जल्दी जल्दी टाइप करें। हाँ नवा कोट के फोन का मशीन तैयार की बड़ा मशीन इस तरह गैस वाला इस तरह का कट कट के आ रही है आवाज, क्या करूँ मैं आवाज के साथ? हेलो हेलो हेलो, इसीलिए मैं देखिए स्टार्ट भी नहीं कर रहा कि मैं कहता हूँ सबको आवाज क्लियर आए। अब पुश्त में भी बात नहीं कर सकते हैं। चले, इसका हिसाब किताब इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, कहाँ जाऊँ मैं? तीन दफा मैं जगह चेंज कर चुका हूँ जस्ट बिकॉज के आपको लोगों को आवाज दे रहा है। चलिए,
देखते हैं फ़ोन मैं कहाँ पे रखूँ। You are now मतलब मसला कहीं हेलो आ रही आवाज़ सबको? गुड 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 गुड। अच्छा जी, तो बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज़ आवर टॉपिक। बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इन पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोग देखें अगर क्वेश्चन आ जाए बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इन पाकिस्तान के हवाले से, तो सबसे पहले आप लोगों ने बिब्लियोग्राफी को डिफ़ाइन करना है, इसका ओरिजिन लिखना है, फिर उसके बाद बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद आप बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल को डिफ़ाइन करें और उसके बाद आप प्रॉपर्ली उन मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को जो जिन्होंने ये इसके लिए काम किए पाकिस्तान के अंदर, फिर आप वो मेंशन करें, आप लोगों का क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन or bibliographic organization is the process by which information resources are described so that users are able to find and select that information resource। okay, मैंने बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को इसमें ये चीज़ें मेंशन की है कि बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिब्लियोग्राफिक को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, सो दैट यूजर्स आर एबल टू फाइंड एंड सेलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इसी के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को, उस रिसोर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। सिंपल, गॉट इट? आवाज़ आ रही है ना? तो बार बार पूछना पड़ेगा भाई। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जहाँ पे आपको समझ नहीं आती काइंडली वहीं पे आप लोग मुझसे जो है ना, इट्स बेटर। गुड गुड। बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इन पाकिस्तान, नाउ दिस इज द टॉपिक। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ने बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान के अंदर काम किया, ठीक है। तो अब वन बाय वन जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है इंशाल्लाह इनकी हम बात करते हैं और उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। अगर दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो इंशाल्लाह विद इन 15 मिनट्स
ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इन पाकिस्तान में सबसे पहले प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 है, ठीक है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, इमेजिन करें ये प्री इंडिपेंडेंस बात है, 1867। अकॉर्डिंग टू एक्ट एवरी प्रिंटर वाज बाउंड टू डिपॉजिट 1 कॉपी ऑफ ईच पब्लिकेशन इन द ऑफिस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इस एक्ट के मुताबिक क्या था कि जितने भी किताबें पब्लिश होती थी उसकी एक कॉपी आपने लोकल गवर्नमेंट को सबमिट कर को समझ आई है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एवरी प्रिंटर या एवरी पब्लिशर was bound to deposit 1 copy of each publication in the office of local government, ठीक है। The local government office published quarterly list of deposited publications with the entry of title, author, translator, editor, subject, imprint। imprint का मैं आपको कल बता चुका हूँ, place of publication, date of publication and name of publisher। This is the combination of imprint। अगर ये आप किसी एग्जाम में या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएं तो you should know कि imprint is the combination of 3 things, ठीक है। place of publication, name of publication and date of publication। place, name of publisher and date of publication। कोलेशन का मतलब है उसमें जो पेजेस है, रोमन पेजेस कितने हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये 1 2 3 के जो पेजेस है उसमें वो कितने हैं, वो सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। आप लोग जब कोई कैटलॉग भी बन कैटलॉग किताब की सारी चीजें मेंशन करते हैं, किताब का टाइटल, ऑथर, आईएस, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर, ठीक है, कीवर्ड, सब्जेक्ट हेडिंग्स और उसमें कितने पेजेस हैं, उसका कौन सा एडिशन, ये सारी चीजें इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ बुक, ठीक है। एडिशन, रीप्रिंट, नंबर ऑफ कॉपीज, प्राइस, देखिए प्राइस भी, कॉपीराइट, ये सारी चीजें बिब्लियोग्राफी के अंदर। और बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग में बहुत माइनर डिफरेंस है। अच्छा, बिब्लियोग्राफी बेसिकली ये जनरल होती है, ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना मतलब ये उसमें नहीं होती कस्टडी में। मेन थिंग कैटलॉग का ये होता है कि ये किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी का लिस्ट ऑफ बुक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें जितनी किताबें हैं उसकी जो लिस्ट मैं बनाता हूँ उसको कहते हैं कैटलॉग, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी जो है ये एज अ होल किसी सब्जेक्ट पे, किसी ऑथर पे अगर लेट सपोज ये बन जाती है तो ये किसी लाइब्रेरी के उसमें नहीं होती ये होल्डिंग्स में, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन वही होता है जो आप लोग किसी कैटलॉग में एंट्री करते हैं, ठीक है ना। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, तो द लोकल गवर्नमेंट ऑफिस पब्लिश क्वार्टरली लिस्ट। अब देखें यहाँ पे जो पाकिस्तान में आजकल पाकिस्तान नेशनल बिब्लियोग्राफी है ये एनुअली बनती है, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से 1867 में उसमें क्या था, ये क्वार्टरली मतलब एवरी आफ्टर 3 months, साल में 4 दफा ये वो लिस्ट पब्लिश करते थे, लिस्ट ऑफ डिपॉजिटेड पब्लिकेशंस विद द एंट्री ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। कंटिन्यूड इन इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टिल 1960। और फिर ये एक्ट जो है ये कब तक कंटिन्यू रहा, 1960 से, जब पाकिस्तान बने 1947 को, तो उसके बाद ये 1960 तक ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1868 करता रहा है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान। गॉट इट? क्योंकि इसमें डेट्स है, इसमें नाम है, देयर इज नथिंग टेक्निकल। इन पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1960, इन्होंने क्या काम किया बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान में। एवरी प्रेस शुड डिपॉजिट 4 कॉपीज। देखिए इससे पहले जो एक्ट था उसमें सिर्फ 1 कॉपी डिपॉजिट करनी होती थी किसी भी बुक की, किसी भी जर्नल की या जो भी है, ठीक है ना। तो इसमें 4 कॉपीज यू हैव टू सबमिट टू द लोकल गवर्नमेंट। तो एवरी प्रेस शुड डिपॉजिट 4 कॉपीज ऑफ एवरी पब्लिकेशन इन लोकल गवर्नमेंट ऑफिस। क्वार्टरली लिस्ट इसकी भी फिर ये बन जाती थी ऑफ पब्लिकेशन विद द एंट्री ऑफ टाइटल, ऑथर, ट्रांसलेटर, एडिटर, सब्जेक्ट, इम्प्रिंट, कोलेशन, एडिशन, रीप्रिंट, नंबर ऑफ कॉपीज, प्राइस, कॉपीराइट वगैरह, ये जितना भी है ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड होता था। और उसकी क्वार्टरली एवरी आफ्टर 3 months इसकी एक लिस्ट जो है ना वो पब्लिश करते थे। गॉट इट?
इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझना है, सिंपल ये नाम है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और उनके क्या ऑब्लिगेशंस होते थे, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है ना वो चलते थे, सिंपल। कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 जब आया है तो उसमें डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज उस टाइम जो है ना, देखिए नाउ डेज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इससे पहले जो है ना, जो फर्स्ट आपकी पाकिस्तान नेशनल लाइब्रेरी थी वो कहाँ पे थी, कराची में, ठीक है। तो 1962 में डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज आपके पास नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, ये इनका काम होता था और अभी तक है, ठीक है। पाकिस्तान नेशनल बिब्लियोग्राफी को यही पब्लिश करते हैं, लेकिन अब You are now. हेलो, अब आ रही है आवाज? ओके। शाजिया अब्बास साहिबा, आपको बिब्लियो की समझ क्यों नहीं आई? बिब्लियो मीन्स बुक, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्राफियन मीन राइटिंग। तो जो किताबों के हवाले से जो इंफॉर्मेशन, जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग जब लाइब्रेरी में जाएंगे, तो जब लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पे एक कैटलॉग उस लाइब्रेरी का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन होता है दैट इज़ बेसिकली बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जो है ना उसके एंड जहाँ जहाँ से हमने अपने रिसर्च के लिए किया है, तो हमने अपने रिसर्च के अंदर जो है ना इंक्लूड किया, तो वो हम सब उसकी एक बिब्लियोग्राफी बनाते हैं कि हमने ये अगर हम कह रहे हैं तो ये खुद से नहीं कह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमने ये लिटरेचर पढ़ा है, तो ये लिटरेचर जो आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज बेसिकली बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इट्स वेरी इजी। तो डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज उस टाइम 1962 में कौन कौन से होते थे? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी कराची एंड सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान ढाका। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ उस टाइम ढाका भी जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा था, क्योंकि 1962 है, 71 में फिर हमसे जो है ना ये बांग्लादेश जो है ना मतलब जुदा हो गया था फिर, सही है। तो उस टाइम जो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, ये उस टाइम ढाका में थी, ठीक है। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी कराची में, और जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी थी वो इस्लामाबाद में थी, ठीक है। तो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी यूज्ड टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। इनका काम क्या होता था कि ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस को पब्लिश करते थे, ठीक है। नाउ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन इस्लामाबाद। अभी भी देखें, टिल नाउ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान अगर किसी ने विजिट किया, ठीक है, तो करती है इसे क्या नाम है, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान में जितना भी लिटरेचर पब्लिश होता है उसकी जो लिस्ट बनाते हैं वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान वाले बनाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट स्लाइड। इंस्टीट्यूशंस वर्क फॉर बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इन पाकिस्तान। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में? आप देखिए ये सारे इंस्टीट्यूट्स, अभी तक हम एक्ट्स की बात कर रहे थे, अभी हम बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इन पाकिस्तान के लिए जिस इंस्टीट्यूशंस ने काम किए पाकिस्तान के अंदर, तो वो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इसको हम फिर वन बाय वन करते हैं। देखिए, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप है, इन शॉर्ट PBWG। पाकिस्तान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर पास्टिक, ये अभी भी काम करता है, ठीक है। पास्टिक का नाम आप लोगों ने सुना है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में इसका हेड ऑफिस है, बाकी सारे सूबों में इसके सब कैंपसेज हैं, ठीक है। पेशावर में भी इसका यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक कैंपस के पास्टिक का वो है, अदारा है, सही है। तो इसके अलावा नेशनल बुक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने भी काम किए बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस देखिए इसका भी ये इस्लामाबाद में अभी भी है, स्पेशल फॉर
पोजीशन, इनका जो ऑफिस है ये अभी You are now muted. You are now. डिस्कनेक्ट हो गया था। दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश करूं, ये हर टाइम हमारी तरफ से भी नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि पोर्टल ओवरलोडिंग की वजह से इसी टाइम सबके क्लासेस चल रहे हैं, जितने भी और रिसोर्स पर्सन है, प्रेजेंटर्स है, टीचर्स हैं, एट अ टाइम जो है ना 50-60 स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं इसी पोर्टल से। तो मेरे पास अभी 40 स्टूडेंट्स एट द मोमेंट मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, तो आज स्ट्रेंथ इनफ है। तो समटाइम्स ये पोर्टल ओवरलोडिंग की वजह से भी बार बार डिस्कनेक्ट होता है, सही है। तो इसमें फिर हमारी गलती नहीं होती, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी आवाज आ रही है सबको क्लियर? हेलो, ओके गुड। अच्छा, तो ये इंस्टीट्यूशन है जो काम करते हैं बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च है, नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, ठीक है। लेबल नेट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है, सही है। जाते हैं अब ये अदारे, इनका क्या रोल है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान में, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं PBWG से, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप, ठीक है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनेस्को, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू फुलफिल बिब्लियोग्राफिक नीड ऑफ द कंट्री, कंपाइलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफीज की, ये बिब्लियोग्राफीज को कंपाइल करें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, और ये साइंटिफिक स्टडी करे डिफरेंट बिब्लियोग्राफीज की एंड डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। द ग्रुप पब्लिश डिफरेंट बिब्लियोग्राफीज एंड गाइड बुक्स लाइक बिब्लियोग्राफी एंड कायद आजम, नेशनल बिब्लियोग्राफी 1947 टू 1961। अब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड ही इनफ है, ठीक है। कि ये अदारे का नाम है और इन्होंने ये काम किया है, दैट्स इट। इसको आप लोग जब एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा रीडिंग देंगे तो ये डेट्स, ये सारी चीजें आपके माइंड में हो, ठीक है। सिंपल, अगर आप लोग इन अदारों को भी, जितने ये अदारे हैं और इनके नाम भी आप लोगों के पास हो, ठीक है, तो आई थिंक इससे आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। You are now muted. You are now up. नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब मैं दोबारा यही करूँगा, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बस अब यही सारा कुछ चलता रहेगा। टाइम की शॉर्टेज है, ऑलरेडी 80 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास ओनली 40 मिनट्स हैं एंड वी हैव टू कवर 2 टॉपिक्स। अच्छा, ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपलोड करते हैं। पाकिस्तान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर पासटेक, इनका क्या रोल है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान में, ठीक है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टरी ऑफ साइंटिफिक पीरियडिकल ऑफ पाकिस्तान ये बनाते हैं 95 सॉरी हाँ यस 1975, 1978 एंड 1980, ठीक है। ये इनका रोल है। इसके अलावा ये क्वार्टरली पाकिस्तान साइंस एप्टेक्स भी पब्लिश करते हैं सिंस 1962। वी चेंज टाइटल पाकिस्तान साइंटिफिक लिटरेचर करंट बिब्लियोग्राफी। पहले ये पाकिस्तान साइंस एब्स्ट्रैक्ट के नाम से काम करता था, फिर आजकल जो है ना इसका जो टाइटल है वो चेंज हो गया, वो पाकिस्तान साइंटिफिक लिटरेचर एंड करंट बिब्लियोग्राफी के नाम से है। हाँ, वॉइस में डिस्टॉर्शन है, वॉइस में कटिंग हो रही है, बस यही कुछ है, क्या करूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा ये मंथली पाकिस्तान करंट कंटेंट्स भी बनाते हैं। इसके अलावा यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक पीरियडिकल ऑफ पाकिस्तान 1970, दैट इज आल्सो वन ऑफ द टास्क्स ऑफ पास्टेक। यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक पीरियडिकल्स इन द लाइब्रेरीज ऑफ रावलपिंडी इन इस्लामाबाद। अब ये यूनियन कैटलॉग भी बनाते हैं। यूनियन कैटलॉग क्या चीज़ है, जब डिफरेंट लाइब्रेरीज का एक कैटलॉग वो कोलाबोरेटिवली बनाते हैं तो दैट इज तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी लाइब्रेरीज है तो उनका यूनियन कैटलॉग भी ये इनके हिस्से में आता है। इट्स इज आल्सो ये इनकी एक्टिविटीज है जो इन्होंने बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान में ये की हैं और कर रहे हैं। जो लिंक सेंड किया है नहीं हो रहा यहाँ। अच्छा जी, अच्छा जी, नेशनल बुक काउंसिल, पता है ये लिंक होता है, फिर वो एक्सपायर है कहाँ पे पैसा। आई एम श्योर कि ये कुछ लोगों को मैं ग्रुप्स में देखता हूँ, माशाल्लाह दे आर सो एक्टिव इन देयर कंटेंट्स विद यू, सब कुछ ऑनलाइन है, दैट इज द ओनली सोर्स थ्रू व्हिच है। अच्छा, नेशनल बुक काउंसिल ऑफ पाक, ठीक है, established in 1960, सब में in I think this is the capital of Bangladesh. In Lahore, 1965. Inhabits dictionaries, sorry, on Pakistan 1950। देखिए इन्होंने बहुत सारा
वो आवाज आ रही है? चलिए, भी है Carways on reading habits, bibliographies, guide books. ठीक है, ये क्या करते हैं? दिस इज बेसिकली एस्टेब्लिश 1962 में जो अमेरिकन लाइब्रेरी बुक प्रोक्यूरमेंट सेंटर है वो 1962 से काम कर रहा है। सिंस 1974 लाइब्रेरी ऑफ एक्सेशन लिस्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बनाते हैं सिंस 1962। एक्सेशन लिस्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ये fortunately uh, in fact यहाँ से पीक पे है, डेंगू निकाल लिए तो फिर और ज्यादा, फिर आप लोग
इसी के बाद जो है ना इनकी जो फ्रिक्वेंसी है जिससे ये पब्लिश होती है दैट इज मंथली, वो फिर माहाना जैसे कहते हैं। ठीक है, पहले ये 1980 तक इट वाज वर्किंग या इट वाज पब्लिशिंग बाय एनुअली। ठीक है जी, हाँ साल में 2 बार। अमजद अली गुड, मतलब इसको शशमाही भी कहते हैं, और जो साल में 2 दफा पब्लिश हो जाए मींस एवरी आफ्टर 6 मंथ्स, तो डेफिनेटली ये 12 मंथ्स में 2 टाइम्स हो गया। सही है, दैट इज कॉल्ड बाय एनुअल। करें बेदार साहब था यहाँ पे, मुझे ब्लैंक कर रहा। 13 ऑफ पर्शियन लिटरेचर are in the center. नहीं होना इनका काम ही ये बिब्लियोग्राफी कंट्रोल क्या वाले You are now कैटलॉग muted. इन्होंने बनाया। क्वेश्चन है लेक्चर के बाद ज़रूर बताइएगा कि क्या पेपर उर्दू में दे सकते हैं। अच्छा, मैं सबा नूरी में आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि इसका पता नहीं चलता। इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप लोग उर्दू के साथ ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि उर्दू की भी बुक्स इसकी अवेलेबल है। ठीक है, वो भी आप लोग खरीद सकते हैं अपने लिए। मेरे पास मेरे ख्याल में कहीं पे होंगे, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सॉफ्ट में पीडीएफ फॉर्म में भी मेरे पास कहीं पे थे। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप लोग एक क्वेश्चन उर्दू में और एक इंग्लिश में करते हैं वो भी मेरे ख्याल में दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। तो अगर आप लोग एक पेपर इंग्लिश में देते हैं दूसरा उर्दू में देते हैं वो भी ठीक है। अगर सारा एग्जाम आप लोग उर्दू में देना चाहते हैं, ठीक है, और या कोई इंग्लिश में देना चाहता है, इट्स टोटली अप टू यू। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑप्शंस आर देयर फॉर यू। लेकिन सिर्फ फिजिकल एग्जाम्स में जो एग्जामिनेशन हॉल्स में होते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम्स आपके होते हैं एसटीई जैसे कहते हैं, सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम्स, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मतलब एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप लोग के फिजिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, पहले जो कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे तो उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला ऑप्शन था, क्योंकि उसमें आप लोग टाइपिंग करते थे, तो टाइपिंग आपको पता है उर्दू में हर कोई नहीं कर सकता, तो उसके लिए इंग्लिश वाज कंपलसरी। ठीक है, अभी जो आप लोग के एग्जाम्स होने हैं इंशाल्लाह नवंबर के एंड में या शायद दिसंबर के स्टार्ट में, ठीक है, तो ये आप लोग के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। उर्दू में देते हैं, उर्दू के साथ इजी है, उर्दू में दे दें, कंफर्टेबल है इंग्लिश में दे दें। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो, अच्छा, बस मेरा मैसेज आप लोगों तक आ गया है। बहुत सारे लोग वाकई में इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम इंग्लिश में पेपर दें या उर्दू में दें, तो अभी में और एक इंग्लिश में भी देते हैं
उस पे भी कोई ऑब्जेक्शन? To the next slide. Thank you all for bibliographic control in Pakistan. Okay? सबसे पहले हमने क्या किया, बिब्लियोग्राफी को डिफाइन किए इसका, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल की हमने डेफिनेशन की है, और उसके बाद बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल स्थान, इसके लिए ये कुछ सामने पड़े उदाहरण जो जिन्होंने आ रहे हैं, तो उन सबको हमने, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इन पाकिस्तान। आप लोग अपने गाइड बुक में भी देख ले, हो सकता है वहां पे इससे ज्यादा ब्रीफ हो या शॉर्ट दिया हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने गाइड बुक में नहीं देखा। सही है, गाइड बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आपके वेबसाइट से। अच्छा, मैं लेट मी, अगर आप लोग की कोई क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग यहाँ पे काइंडली करें, और साथ में मैं दूसरा वो जो प्रेजेंटेशन है वो अपलोड कर लूँ, ठीक है। मशीन रीडेबल सोर्सेस, कोशिश करें अगर आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप्स थोड़ा सा पॉजिटिव यूज़ करेंगे ना, तो ये 2 साल जो आप लोगों के हैं एक दूसरे के साथ आप लोग की कम्युनिकेशन, और आप लोग एक दूसरे के साथ अपने सारे रिसोर्सेज शेयर करें, ठीक है। वर्कशॉप्स के हवाले से, जब आप लोग एक दूसरे के साथ असाइनमेंट्स के हवाले से एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। कोशिश करें कॉपी पेस्ट ना करें, खुद से लिखें। तो फिर आप, और इसके अलावा अपडेट्स हैं ये शेयर कर सकते हैं। जब आप लोग के एग्जाम के साथ प्रीवियस पेपर्स शेयर करें, तो काइंडली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, हेल्प आउट करें। तो देखिए, इससे कुछ नहीं होता कि ये किसी के मार्क्स कम हो जाएंगे तो किसी के ज़्यादा आ जाएंगे अगर लेट्स सपोज शेयर नहीं करेंगे, ये गलत बात है। हर बंदे का अपना अप्रोच होता है। कि जो भी से आप बिलोंग करते हो मिस्टर आजिया, ठीक है, तो आपको जो भी सेंटर आपको जो है ना वो मेल हो जाएगा, और फिर आप उस आपका रोल नंबर स्लिप पाए जाएंगे इंशाल्लाह। और डेफिनेटली जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर लेट्स सपोज कोई फैसलाबाद से, तो उनका फैसलाबाद रीजन में आसपास कहीं पे कोई स्टेशन आप लोगों को देंगे, सही है। एग्जाम्स के लिए कोई कॉलेज दे सकते हैं, कोई स्कूल दे सकता है, ठीक है, या एनी हॉल, या इनका जो आप उनमें अगर उसमें इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उनके पास हॉल्स हों, तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना स्टेशन होता है। ये तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन की अफशान शौकत साहिबा। अच्छा, पेपर मैं चेक करूंगा, ये मैं क्यों बताऊं। ये देखें भाई, ये तो आप मोस्ट वेलकम। और नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, कौन चेक कर और कौन इसको बनाता है, दैट्स नॉट समथिंग। खुदा के बंदो, ये रिकॉर्डिंग मोड पे लेक्चर है। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों आप लोग जो है, बट इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई भी बनाए कोई भी चेक करें, ठीक है। आप लोग यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, ऑन योर पेपर्स। आप लोग के असाइनमेंट्स मिस ना हो, क्योंकि असाइनमेंट्स के लिए एक ही चांस होता है, अगर आपके पेपर अगर आपने असाइनमेंट अपलोड नहीं किए तो आप फेल कंसिडर होते हैं, आपका पूरा सेमेस्टर गया, ठीक है। वर्कशॉप्स में आप लोगों के पास चांस होता है, ठीक है, वो आप रीअपेयर वर्कशॉप में दे सकते हैं। पेपर अगर आपका फेल हो जाए, आप दोबारा उसमें सप्ली में दे सकते हैं नेक्स्ट उसके साथ ना, उसी सेमेस्टर के साथ, सही है। लेकिन अगर आप लोग असाइनमेंट्स नहीं दिए तो इट मीन्स कि दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। तो बी केयरफुल, आप लोग इसको समझे, टाइम टू टाइम वेबसाइट को विजिट करें, टाइम टू टाइम जो आपका फेसबुक लिंक है, ओपन यूनिवर्सिटी का जो अपना ऑफिशियल पेज है उसको लाइक करें, वहाँ से अपडेट्स लें। आजकल सारी चीज़ें
You are now muted. अच्छा, You हाँ, are now start remaining in this session. Still have 38 minutes. अच्छा, तो मैं थोड़ी देर के लिए और I'll be right back. अच्छा, थोड़ी देर के लिए प्लीज वेट. अटेंडेंस किधर से पता चलती है? और वो वर्कशॉप की अटेंडेंस जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे गुजारे आप लोग की अटेंडेंस लग जाती है. ठीक है, यहाँ पे कोई आप लोग बदमाशी ना करें कि आप लोग ने थोड़ी देर के लिए लॉगिन किया और उसके बाद आप लोग जो है ना लॉग आउट हो गए कि बस आप लोग की अटेंडेंस लग गई है. नहीं, ये 90% मेरे ख्याल में हर कोर्स कोड में आप लोग की अटेंडेंस मस्ट है. अगर आप लोगों से एक लेक्चर लेट सपोज मिस हो भी जाए लेकिन बाकी सारे आप लोगों ने अटेंड करने होते हैं हर कोर्स. भी खास क्राइटेरिया मुझे मिला, फिर इसको 100 टाइम तो तीन होंगे ना. कोशिश करें एग्जाम्स आप लोग के आ रहे हैं और कागज़ ये सब आपके पास हो, आप वो चीज़ें नोट. तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू पीपल. ये वर्कशॉप इंशाल्लाह जैसे ही ख़त्म होने पर अपनी स्टडी शुरू करें एग्जाम्स के लिए. minutes. I'll be right back. I'll be right back. Thank you. You are now muted.
Am I audible? आवाज आ रही है? अच्छा जी, machine readable sources. We have got only 22 minutes remaining in the last session of October 502. तो इसको जितना हम कवर कर सकते हैं कवर कर लेंगे। अगर लेट्स सपोज रह जाता है तो फिर इंशाल्लाह स्लाइड्स तो मैं बेसिकली थोड़ी देर में अब सारे शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप में। तो लेट्स सपोज अगर फिर इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग बेशक मुझसे ग्रुप में पूछ लें, ठीक है। और आते हैं मशीन रीडेबल सोर्सेज की तरफ। फर्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। मशीन रीडेबल डेटा का क्या मतलब है? अच्छा जी, मशीन रीडेबल और कंप्यूटर रीडेबल। मशीन का मतलब ही है जहाँ पे भी मशीन का वो आ जाए, इट मीन्स हमारे लैबोरेटरी साइंसेज में है तो इट मीन्स के दैट इज कंप्यूटराइज। जिस तरह मार्क है, मार्क को आप लोग पढ़ेंगे मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है। तो जब कंप्यूटराइज हो गया सारा कुछ तो डेफिनेटली दैट इज मशीन रीडेबल डेटा और कंप्यूटर रीडेबल डेटा। और डेटा, अच्छा, machine readable data or computer readable data is data in a format that can be processed by a computer. Machine readable data must be structured data. ठीक है। तो machine readable data media include magnetic media such as magnetic discs, cards, tapes, punched cards, optical discs, barcodes, etc. Common machine readable technologies include magnetic recording, processing waveforms and barcodes, ठीक है। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मशीन रीडेबल इज अ डिजिटल or physical entity that is designed to communicate information to technology। information को टेक्नोलॉजी में ये कम्युनिकेट करता है। The following examples. ATP stands for Internet Protocol, ठीक है। That are designed to locate digital resource एड्रेस। आप लोगों ने लोग इंटरनेट के साथ किसी और नेटवर्क पर तो वो आईपी एड्रेसेस के थ्रू होता है, ठीक है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जो बंदा आईटी से फेमिलियर है उनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है, सही है। इसके लिए आपके पास आईटी एक्सपर्टीज का होना ज़रूरी होता है। तो कैन बी प्रोसेस बाय नेटवर्किंग, वर्किंग करते हैं ना तो उसमें ये आईपी एड्रेसेस और ये सारी चीज़ें देनी होती है जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। सच एज राउटर, जिस तरह आप लोग आजकल वाई में कनेक्ट होते हैं, तो ह्यूमन रीडेबल इक्विवेलेंट ऑफ एन आईपी एड्रेस इज अ यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल का क्या मतलब? लोकेटर। जब आप लोग एड्रेस देते हैं ना एड्रेस बार में, जब आप लोग लेट सपोज क्रोम पे या गूगल क्या नाम है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपरा है, जितने आपके पास ब्राउजर्स हैं, जब आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल aiou.edu.pk ये आपका यूआरएल हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स वेबसाइट का जो होता है वेब एड्रेस होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड यूआरएल, ठीक है। Such as simplicable.com, anyhow. अच्छा, files. Most files are designed to be machine readable with the exception of text files. Files, folders, ये सारी चीज़ें भी, for example, a digital camera that creates images, image files, जो digital camera होता है वो image files create करता है, that can be processed by a wide range of information technologies such as image viewers and editors. इसके अलावा databases है, databases are systems that structure large collections of information to be read and updated efficiently by machine. बार कोड्स हैं, बार कोड्स का क्या मतलब है? आप लोग आजकल देख स्टोर पे भी अगर आप लोग जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पे अपना एक बार कोड होता है और उसके लिए बार कोड रीडर होता है। उस पे जैसे ही जो है ना वो टूट सा वो होता है, वो जिस पे जो है ना उसका वो आ जाए तो कंप्लीट उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबको स्क्रीन पे, ठीक है। आजकल किताबों पे भी बार कोडिंग हुई हुई होती है। रिटर्न कर को जो है ना बारकोड रीडर से स्कैन करते हैं और उसका जितना भी डेटा होता है वो आपके सामने आ जाता है, वो उस बंदे को इशू हो जाता है उस तरह, ठीक है। तो बारकोड्स आजकल बहुत, जिस तरह आप लोग अपना व्हाट्सएप जब कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है,
किस तरह करते हैं, वहाँ पे वो सामने बार कोडिंग, वो सारा वो एड्रेस जो आप लोग को नज़र नहीं आता, आप लोग सिंपल उसको स्कैन करते हैं और आप लोग लॉग इन हो जाते हैं व्हाट्सएप के साथ थ्रू ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र्स, ठीक है? तो बार कोड सच एज़ प्रोडक्ट लेबल्ड बाय अ पॉइंट ऑफ परचेज़ डिवाइस, वैसे कहते हैं, ठीक है? टाइम सेविंग है बार कोड बेशक। CD-ROMs क्यों है, क्या है? Due to high cost of online information, readers to use CD-ROM। देखें, CD-ROM वो चीज़ें हैं, पैक्ड डिस्क, CD का मतलब है, रोम का मतलब मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स जर्नल के पास CD-ROMs पे अवेलेबल होते हैं, और ये ऑफलाइन भी, मतलब इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, थ्रू ये चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो रीडर्स फाइंड इट ईजियर टू यूज CD-ROM। CD-ROM इज द एक्रोनिम फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एंड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, इसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इट यूजेस डिजिटल ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, सिस्टम फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस CD पे जो है ना हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर कर सकते हैं। सही है? इस चीज़ यूज़ किया है ना, आजकल तो हर किसी के पास सीडी में चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, मूवीज़ भी उसमें देख लेते हैं, ठीक है? पहले जो है ना ये मतलब फ्लॉपी डिस्क पे चीज़ें होती थी, फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी होती है, उसको देखते हैं, सुनते हैं, देख व्हाटएवर, ठीक है? Digital audio compact disc system for storage and retrieval of information. The medium is replacement for any like print, microforms, rather it supplements all these media. Presently, it is a useful medium available at a low cost. सबसे जो low cost medium है आजकल ये CD ही है. Moreover, it has readability. इसको हम रीड कर सकते हैं, परमानेंस इसमें है, इसमें ड्यूरेबिलिटी है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, इसमें हाई कैपेसिटी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ मतलब आजकल तो आपको पता है ये जो रीराइटेबल सीडीज़ होते हैं उसमें जीबीज़ तक जो है ना आप लोग इस पे डेटा स्टोर कर सकते हैं एट अ लो कॉस्ट। मोरओवर इट हैज़ रीडेबिलिटी, अच्छा ये है डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ डीमार्जिनाइजेशन एंड other causes of data loss due to mishandling of the magnetic media। तो इसी ने कहा ये आईटी की चीज़ें हैं, आईटी से जो बंदा क्योंकि आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज का दौर है, डिजिटाइजेशन है, ऑटोमेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में भी आप लोगों के पास नॉलेज का इनफ होना ज़रूरी होता है, ठीक है? CD-ROMs आर यूज्ड एज डेटाबेसेस टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, वही चीज़ है इन द फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफिकल, फुल टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल एंड इवन साउंड्स। तो मैंने जिस तरह आप लोग को स्टार्ट में कहा कि किताबें सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग जो देखते हैं फिजिकल फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, आप लोग के पास डिजिटल एनवायरनमेंट में ई रिसोर्सेज जितने हैं, CD-ROMs हैं, तो दे आर आल्सो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसमें वही सारा कुछ होता है जो आप लोग को प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, ठीक है? तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या खासियत हो सकते हैं? CD-ROM डिस्क 12 सेंटीमीटर डाया कैन स्टोर 600 MB। एक सिंपल जो CD होती है वो 600 MB या 700 MB की होती है, लेकिन आजकल जो रीराइटेबल सीडीज़ हैं जो जिसको जो है ना वो मतलब एक सिंपल CD होती है और दूसरी डीवीआर है या क्या है उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बट उस अब तो देखिए सिर्फ 600 700 ये 600 MB जो है ना दैट इज इक्वल टू ये 2,75,000 पिक्सेल्स इसमें रिकॉर्ड हो सकता है, आप लोग स्टोर कर 1500 फ्लॉपीज इसमें रिकॉर्ड हो सकते हैं, क्योंकि इस कॉपी मेरे ख्याल में कुछ 1.44 MB की एक फ्लॉपी होती थी, ये पुराने ज़माने की, अभी भी वो फ्लॉपीज़ अवेलेबल है बट वो कोई यूज़ नहीं करता। आजकल सीडीज़ भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, आ गए हैं जिसके थ्रू जिस पे आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? 9,000 पेजेस ऑफ ग्राफिक्स
अब ग्राफिक्स जो जिसमें इमेजेस होते हैं वो आप 9000 पेजेस इसमें स्टोर, 8 बिट स्टीरियो ऑडियो और 18000 पेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, ये सारे इस 600 MB में आप लोग स्टोर कर सकते हैं। 4500 आवर्स ऑफ डिजिटाइज वॉइस, जो MP3 वॉइस होती जो जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं, तो इसमें इतने 4500 घंटों का आप रखते हैं। 10 कॉपीज ऑफ कॉमनली यूज 12 वॉल्यूम या इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा, एडवांटेजेस इसके क्या है? इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, देखिए इस पे CD स्टोरेज कर सकते हैं। आप लोगों के पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जगह ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसमें, आप लोगों को जो कॉस्ट है वो भी कम लगता है, सही है, इनएक्सपेंसिव होता है। हाई आर्काइवल लाइफ, इसकी जो लाइफ है इसको आप मतलब ज़्यादा देर तक अपने पास रख सकते हैं, आर्काइवल लाइफ इसको कहते हैं। इजी पोर्टेबिलिटी, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। स्पीडी रिट्रीवल है, इसको हम तेज़ी से रिट्रीव कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं। ईज़ ऑफ, ये इसका इस्तेमाल होता है इन सेफ्टी ऑफ डेटा, और डेटा भी हमारे पास सेफ होता है, इसलिए इसके एडवांटेज है, ठीक है। अभी रोम्स एंड लैब, अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में के क्या दे सकते हैं वो इसमें हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, heard, you shared, have already acquired these systems and are providing information services to the readers. CD-ROM has solved major problems of these libraries in many ways by making easy access to information at a low cost. ये जो हमने advantages में पढ़े हैं, storing of information and use of limited miniaturized from resources by many users at the same time through local area networks. Got it? To some extent, you are getting it. DVD, हाँ असगर साहब, एग्जैक्टली जो मैं बात कर, DVD है तो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CD। और DVD में आजकल तो मतलब जो DVDs है इसमें कुछ राइटेबल है, कुछ री राइटेबल है। राइटेबल ये होते हैं कि उसमें आप लोग एडिटिंग नहीं कर सकते, उससे सिर्फ कॉपी कॉपी कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जो री राइटेबल हो डेटा होता है, लेट्स सपोज उसमें आप लोग कोई मूवी कॉपी करते हैं, कोई ऑडियो कॉपी करते हैं, बुक्स PDF उसमें कॉपी करते हैं, उससे आप लोग डिलीट कर सकते हैं और उसमें दोबारा उसको रीराइट कर सकते हैं किसी और डेटा के साथ भी, ठीक है। इंटरनेट क्या है? द ग्रोइंग एंड द फ्यूचर ऑफ मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द इंटरनेट, नो डाउट। इट इज मोस्ट effective, is known as the network of networks. Network of networks is called एक होता है सिंपल नेटवर्क, जब बहुत सारे नेटवर्क्स वो कहते हैं कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड नेटवर्क्स, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज बेसिकली इंटरनेट। इट इज अ ह्यूज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट government, military, educational and commercial institutes as well as private citizens. The internet connects all of these groups to wide range of services, resources, information. देखें ये टेक्स्ट है, ये इंटरनेट के हवाले से, तो ये A to Z सारा कुछ वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, आई थिंक ये फिर आप लोग पढ़ें। एज एन इंटरनेट यूजर यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम anyone else on the internet. तो आप लोग करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड सो मेनी फैसिलिटीज, इट इज हाउ वी यूज इट। डेफिनेटली मेरे पास इंटरनेट है, अब मैं जिस वेबसाइट को सर्फ करना चाहूँ, सर्च करना चाहूँ, उसको मैं कर सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। तो नाउ www जैसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इज कॉमनली यूज for searching. It is a hypertext based tool that allows you to retrieve and display databases on, ठीक है। तो बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है,
और ये स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। दिस इज़ द लास्ट वन लेक्चरिंग। हमारा अनफॉर्चुनेटली लॉगिन नहीं हुआ था, तो वो मिस हुआ था, तो उसका जो है ना वो थोड़ा-सा हमें लॉस यहाँ पे हुआ है, ठीक है? तो ये स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 51 स्लाइड्स है, नाउ वी आर इन स्लाइड नंबर 10, ठीक है? तो ये जो है इसको, ठीक है, जहाँ तक हम इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ ले, मैं आपको देन यू कैन आस्क मी, ठीक है? अच्छा, माइक्रोफिल्म, ये देखिए ये सारे मशीन रीडेबल डेटा है। मशीन रीडेबल डेटा का मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर भी नहीं है। हर, अब देखिए सीडी के लिए आपके पास वीसीडी होना चाहिए, वो नहीं, वो वीसीआर जैसे कहते हैं, वो कैसेट्स के लिए होता था। तो इस तरह माइक्रोफिल्म के लिए अपना एक मीडिया है जिसके थ्रू जो आप इसको चला सकते हैं, ठीक है ना? अपर्चर कार्ड्स है, डिफरेंट नॉन बुक मटेरियल जो है, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है? तो हर चीज़ के लिए अपना मीडी रोम में आप सीडी चलाते हैं, तो ये सारे नॉन बुक मटेरियल में आते हैं। दीज आर ऑल मशीन रीडेबल सोर्सेज। इसका मतलब ही यही है, मशीन रीडेबल सोर्सेज मीडियाज विच यू कैन ऑपरेट टू इट्स स्पेसिफिक मीडियम, जिसको आप अपने एक स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू ही चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। दैट आर कॉल्ड मशीन रीडेबल सोर्सेज, ठीक है? अभी ठंडा हो गया। अच्छा, तो माइक्रोफिल्म क्या चीज़ है? वाज डेवलप्ड टू अलाउ टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ स्मॉलर फॉर्मेट। छोटे से फॉर्मेट में आप लोग बहुत लार्ज सा डेटा इस पे स्टोर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फुल साइज्ड ओरिजिनल कॉपीज। माइक्रोफिल्म इज जस्ट अ पिक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो माइक्रोफॉर्म जो है, माइक्रोफॉर्म इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और माइक्रोप्रिंट्स। जैसे ये सारे नॉन बुक मटेरियल में आते हैं। एक बुक मटेरियल होता है, एक नॉन बुक मटेरियल होता है, तो ये आपके सारे नॉन बुक उसमें आते हैं जितनी। और ये मशीन रीडेबल सोर्सेज है, इसके अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा आप लोग इसको ना देख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना इसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। गॉट इट? यूज्ड, अच्छा, used for the storage of documents that have been photographed as, ये खुद ब खुद इसको रिड्यूस कर लेता है, बिकॉज दिस इज द क्वालिटी ऑफ माइक्रोफिल्म। तो माइक्रोफिल्म देखें, जिस तरह आप लोगों के पास पहले कैमरों में क्या होता था, ये फिल्म आप लोग उसमें जो है ना वो रखते थे। फिर अब आजकल तो डिजिटल उसका दौर है, ठीक है ना? आप लोगों के पास आपके एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें अपने कैमरे हैं, सुकून से जो है ना आप लोग कहीं पे भी निकाल के विद इन सेकंड्स आप लोग तस्वीरें निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है? पहले ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं होती थी। तो टू कंजर्व स्पेस और प्रिजर्व मटेरियल्स दैट डिटेरियोरेट रैपिडली। अब देखिए रील, अभी जो मैं बात कर रहा था, देखिए पिछले पुराने कैमरों में क्या होता था, इस तरह के रील होते थे, फिर हैं, तो वो हम इसमें डालते थे, तभी हमें पता भी नहीं चलता था कि ये तस्वीर जल गई है या मतलब ये सही है भी कि नहीं है। जब तक इसको जो है ना हम डेवलप नहीं कर पाते, दुकान पे फिर लेके जाते थे, वो रील जो है ना हम दुकानदार को देते हैं और फिर वो उसको मतलब साफ करते हैं हमारे लिए, प्रिंट उसके वो निकालते हैं। तो ये फिल्म रील इज आल्सो वन ऑफ द मशीन रीडेबल सोर्स। फ्लॉपी डिस्क, जिसकी मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये ज़्यादातर 1.44 MB, जो कुछ भी नहीं है। आजकल तो आपको पता है 32 GB तक यूएसबी आप लोगों के पास एक सिंपल एक छोटी सी चीज़ होती है, और उसको आप लोग जो है ना कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में इंसर्ट करके उसमें बहुत 32 GB बहुत चीज़ होती है। आजकल तो पता नहीं टेराबाइट का दौर है, टीबी, ठीक है? पहले ये एमबीज में होते थे, ठीक है? 1.44 MB पे हम डेटा को स्टोर करते थे। फिर हमारे पास एमबीज आ गए, सॉरी जीबीज आ गए, और 1 MB इज इक्वल टू क्या नाम है, सॉरी, जो 1000 MBs है दैट इज इक्वल टू 1 GB। और आजकल 100 GB इज इक्वल टू 1 TB टीबी, ठीक है? तो इतनी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। ये बारकोड इस तरह होते हैं, बारकोड्स, ठीक है? देखें ये किताब की किसी ने बारकोड, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट। तो ये इसके अंदर ये जो लाइंस है ना, इसके अंदर डेटा होता है कंप्लीटली। जैसे ही बारकोड रीडर से आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, तो सारा डेटा आपको स्क्रीन पे शो होता है इस किताब के हवाले से कि इसका ऑथर कौन है,
इसका टाइटल क्या है, ISBN तो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं बुक्स के वो इस तरह आजकल बार कोड्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। Magnetic tape is also one of the non-book material. Magnetic tape provide a compact economical means of preserving and producing. पता है इसमें जो मेन हमारा टॉपिक है वो है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, वो भी इसमें आगे आ रहा है। तो अभी तो हमारे पास वी हैव गॉट ओनली 2 minutes रिमेनिंग इन दिस सेशन। इंशाल्लाह ये स्लाइड्स मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आपके ग्रुप्स में। तो जो जो ग्रुप में नहीं है उनका नंबर अगर आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर है तो काइंडली एक दूसरे को आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अभी टाइम बहुत शॉर्ट है और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लेक्चर है ये मेरे हिसाब से, अब देखिए यहाँ से मार्क स्टार्ट हो गया। व्हाट इज़ मार्क? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग एक्रोनिम है। एक्रोनिम और एब्रीविएशन में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता दूं। चले, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि एक्रोनिम क्या चीज़ है, लेकिन ये एक्रोनिम, अब ये मार्क है, दिस इज़ एक्रोनिम। इसको आप लोग एक ही वर्ड में प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्रोनिम। अगर ये MARC में कहता तो ये फिर एब्रीविएशन होता, लेकिन ये एक ही वर्ड में मैं प्रोनाउंस कर सकता, इट इज़ कॉल्ड एक्रोनिम। तो मार्क इज़ द एक्रोनिम फॉर मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। व्हाट इज़ मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग ये भी आप लोग पढ़ेंगे। और RDA है और जिसने मार्क को रिप्लेस किया, ये फिर सारा कुछ इसके। लेकिन वी हैव सो मेनी, अब ये किसने डेवलप किए? हेनरी ऑरम है ये मदर ऑफ मार्क, इन्होंने मार्क को इजाद की है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं कैटलॉगिंग में, तो इसके अंदर वो मतलब प्रोग्रामिंग हुई होती है, तो वो सारे टैग्स होते हैं, तो यही मार्क के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। पहले पहले ज़माने में इस तरह के कार्ड्स हम बनाते थे जिसे कैटलॉग कैबिनेट कहते हैं। उस में कैटलॉग कैबिनेट अल्फ़ाबेटिकल बाय ऑथर, बाय टाइटल, बाय सब्जेक्ट वो अरेंज होते थे और उसी के किताबें जो है